हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सोशियो माइंड्स। आई एम अभिषेक। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, तो इसे हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक इंट्रोड्यूस करता है। जैसे हम कोई भी बुक पढ़ते हैं या कोई भी मॉड्यूल पढ़ते हैं तो उसके पहले पेज पे क्या होता है, उस पेज का पूरा, उस बुक का जो भी रहता है वो पूरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होता है। इंडेक्स बोलते हैं हम जिसको, जिसमें कंटेंट लिखा रहता है कि पहले पेज पे ये है, पहला चैप्टर ये है, दूसरा ये है, जिससे हमें क्या पूरा आइडिया लग जाता है कि इस बुक में आखिर है क्या। ऐसे ही इसको पढ़ने से हमें आइडिया लग जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर है क्या। इसका बेसिक हमें समझ में आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रियम्बल का बेसिक आइडिया कहाँ से आया। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तभी एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। ये किसने किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था जिसमें बहुत सारा कंटेंट था। उसमें उन्होंने बेसिक आइडियाज़ दिए थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों को हमें ऐड करना चाहिए। तो हमने वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उससे कंटेंट उठाकर हमने एक प्रियम्बल बना दिया। प्रियम्बल बना के हमने बता दिया कि हाँ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा। इसके द्वारा हम, इसके तहत हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करेंगे। इसको यदि देख लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब इसमें जो भी कंटेंट है, जैसे एक बार रीड कर लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये हमारे जो वर्ड है ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हर एक वर्ड का अपना अपना एक मीनिंग है, जिससे बहुत बड़ा मीनिंग निकल के आता है, वो हमें पढ़ना जरूरी है। और वर्ड है जैसे जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब इसमें सबसे पहली लाइन देखें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहली लाइन क्या है। अब चलो आगे देख लें। इसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सोर्स, पावर का सोर्स कहाँ से, मतलब जो सोर्स है, पावर सोर्स कहाँ से मिला, कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिली। तो कहाँ से मिल रही है यहाँ पे? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो किसी कंट्री और किसी दूसरी कंट्री ने तो बनाया नहीं, किसी और पावर ने तो बनाया नहीं, हम लोगों ने ही बैठकर, हमारे द्वारा जो चुने गए लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठकर उन लोगों ने इस प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया है। तो इस प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है? डायरेक्ट पीपल से, हम लोगों से ही इसको पावर मिलती है। तो हमें पावर ऑफ सोर्स पता चल गया, ठीक है। अब इसके बाद और देखें तो ये जो वर्ड है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन सब का मतलब क्या है? ये हमारे नेचर ऑफ स्टेट बताते हैं कि जो हमारा स्टेट है, यहाँ पर स्टेट का मतलब ये है हमारी कंट्री से है। स्टेट से कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे जो स्टेट है और सेंटर है, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टेट है ना, उसके नेचर को दर्शाता है कि हमारे स्टेट का नेचर कैसे होगा। जैसे सॉवरेन होगा हमारा, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है। इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब और जो वर्ड है ना, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये क्या बताते हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारा देश के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। ये सब हम आगे पढ़ लेते हैं। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे 26 नवंबर 1949, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्या है? इसमें एक इनेक्टिंग क्लॉज भी ऐड किया गया है कि हमारा संविधान इस डेट से लागू हुआ है, हमने इसको अडॉप्ट इस डेट में कर लिया था, ये है। और आगे देखें, अभी और एक चीज़ और है इसमें ऐड करने के लिए। जो हमारे जो वर्ड हैं जैसे सेक्युलर, सोशलिस्ट और एक इंटीग्रिटी, ये जो तीन वर्ड हैं, इंटीग्रिटी कहाँ पे है? देखो, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये है। इन तीन वर्डों को हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था जिसके तहत हमने इसको बनाया था। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसके द्वारा हमने तीन वर्ड को जोड़ा, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ये हमें याद रखना होगा क्योंकि ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल प्रियम्बल जो था उसमें नहीं थे। ये हमने बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया उसके बाद हमने ये तीन वर्ड को जोड़ा है। तो ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। अब आगे चल के इसका नेचर देख लेते हैं। सबसे पहले नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं वो देखते हैं। नेचर हमारे स्टेट का एक सॉवरेन होगा।
सॉवरेन का मतलब हम कैसे समझें? सॉवरेन का मतलब है हमारी कंट्री किसी और कंट्री को अपने से ऊपर नहीं मानेगी, मतलब उनकी प्रभुत्व नहीं मानेगी कि बोल दिया अमेरिका ने बोल दिया कि आपको ऐसा करना होगा, आपके ऊपर दबाव डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम टोटली इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी भी बाहर की या अंदर की कोई भी पावर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडिया है, उसके ऊपर हम नहीं रखेंगे किसी भी। और कोई भी अदर कंट्री रहेगी उसको हमारे इंटरनल मैटर में, हमारी कंट्री के इंटरनल मैटर में हम उसको शामिल नहीं होने देंगे। यही लिखा है इसमें, कंट्रीज गवर्नमेंट इज टोटली independent and does not acknowledge any power as supreme with respect to government of the country either within its boundary or internationally। कोई भी कंट्री है अपने में रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम जो भी रहेगा ट्रेड वगैरह करेंगे, लेकिन हम उनको अपने ऊपर नहीं मानेंगे, उनकी बातें नहीं मान सकते, है ना। अब दूसरा वर्ड क्या है? सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट देखो, सोशलिस्ट की डेफिनेशन अलग अलग होती हैं, हर जगह अलग अलग होती हैं। कुछ जगह ऐसा रहता है कि सोशलिस्ट का मतलब एकदम जो कार्ल मार्क्स थे, है ना, उनकी है। सोशलिज्म की डेफिनेशन अलग है, उसमें क्या बोल देते हैं कि जो भी कंट्री के रिसोर्सेज रहेंगे, है ना, जो भी रिसोर्सेज रहेंगे वो टोटली गवर्नमेंट के पास भेज देंगे, मतलब पूरी गवर्नमेंट को नेशनलाइज कर देंगे, पूरे जो रिसोर्सेज रहेंगे उनको नेशनलाइज कर देंगे। बाकी के जो रिसोर्सेज रहेंगे वो पब्लिक के पास नहीं रहेंगे, पूरे टोटल गवर्नमेंट के पास रहेंगे। और दूसरा एक जो है हम मिक्स फॉलो करते हैं, है ना, मिक्स सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज रहते हैं वो डिवाइड करके रखे हैं हमने। कुछ गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज रहेंगे, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल के पास रहेंगे, प्राइवेट कंपनीज के पास रहेंगे। जैसे एग्जांपल देखें तो अभी यदि गवर्नमेंट के पास जो है वो क्या कौन कौन से हैं, जैसे बैंक, है ना, बैंक नेशनलाइज कर दी, बैंक आरबीआई बना दिया, है ना, ये गवर्नमेंट के पास है। कोल अथॉरिटी, है ना, कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किसके पास है? पूरा गवर्नमेंट के पास है। अब प्राइवेट में देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, ये जो कंपनीज रहती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज रहती हैं और अलग अलग सेक्टर हैं, उनमें इन सब चीज़ों को जोड़ रखा है। तो सोशलिस्ट जो है, सोशलिस्ट को हम समझें तो सोशलिस्ट का मतलब क्या है, जो हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं उनके पास जो भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको ऐसा नहीं कि किसी एक ही आदमी को दे दिए, हम किसी एक आदमी को नहीं देकर सब में बराबर बराबर बांटने की कोशिश करेंगे, ताकि हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ पहुंच जाए। इसका मतलब देखें, इंश्योर दैट द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी मस्ट बेनिफिट ऑल एंड नो बडी शुड बी कम्प्लीटली लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ सोसाइटी। तो जो भी है सोसाइटी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक को कोई मतलब किसी को मिल ना पाए, सबको बराबर तरीके से मिलना जरूरी है। अभी और इसमें और देखें, इसमें ये है, अब जो सोशलिज्म है ना, इसके बारे में हमें और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ प्रावधान दिए गए हैं। जैसे डीपीएसपी में, डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डीपीएसपी में आर्टिकल 39B डायरेक्ट दे रखा है स्टेट को कि भाई आप इसको फॉलो करें, इसको मानें। कैसा? कि जो भी रिसोर्सेज रहेंगे वो ऐसा ना हो कि एक ही आदमी के पास जाएं, सबके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज पहुंचने चाहिए। और दूसरा क्या है? आर्टिकल 39 क्लॉज C। इसमें क्या है? इसमें है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्या है? अब हमारी कंट्री में ऐसा है, अभी भी देखने को हमें मिलता है कि 95% पॉपुलेशन है, उसके पास लगभग 5% कुछ रिसोर्सेज हैं, 5% पैसा है ना, और बाकी की जो 5% पॉपुलेशन है, जो बड़े बड़े आदमी हैं, उनके पास पूरी इंडिया की 95% प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या है, जो रिसोर्सेज हैं वो अनइवन डिवाइड हो गए, है ना। एक जो छोटी सी पॉपुलेशन है उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उनके पास कम रिसोर्सेज हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसको प्रिवेंट करने के लिए आर्टिकल 39 क्लॉज C में क्या लिखा है? प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ मतलब किसी एक ही तबके के पास, किसी एक ही सोसाइटी के पास, किसी एक ही ग्रुप के पास पूरा पैसा नहीं होना चाहिए। पूरा जो भी वेल्थ होती है वो एक के पास ही नहीं होनी चाहिए, सबके पास। ऐसा मतलब स्टेट को इंश्योर करना होता है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए ताकि सबको वो पैसा मिल सके, एक ही मतलब एक ही तबके के पास वो पैसा ना रहे। समझ में आ गया होगा? सोशलिस्ट और सॉवरेन। सॉवरेन किसी को ऊपर नहीं मानेंगे। अब तीसरा क्या है? सेक्युलर। सेक्युलर भी कई तरीके से होते हैं। जैसे अदर कंट्रीज़ में सेक्युलर का मतलब होता है कि हम कोई भी जो रिलीजन होगा, है ना, जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं वो बोलते हैं भाई जो रिलीजन है और स्टेट है,
रिलीजन और स्टेट के बीच में वो डिफरेंस मेंटेन करते हैं कि भाई जो स्टेट और रिलीजन है वो दोनों अलग अलग हैं, स्टेट को रिलीजन से नहीं जोड़ते। मतलब ये है कि रिलीजन को वो प्रमोट नहीं करते, रिलीजन को वो ऑफिशियल ही नहीं मानते, बोलते हैं जो जिसको मानना है वो अपने प्राइवेट में माने। ऐसा नहीं है कि भाई खुले में सब लोग जो मानना है वो कर रहे हैं, नहीं, स्टेट उसमें कुछ दखलंदाजी नहीं करेगा, जो अपना रिलीजन जो भी रिलीजन है उसको मानना है वो मान सकता है। लेकिन एक तरीके का और है जो बोलते हैं हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानेंगे। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला कि हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानेंगे, बोलते हैं भाई अपना प्राइवेट रखो, रिलीजन जो भी है हमें बाहर मत निकाल के दो। और कुछ बोलते हैं कि भाई रिलीजन नहीं ही होगा, और कुछ हम हैं जो क्या बोलते हैं कि भाई जो स्टेट है और जो रिलीजन है वो स्टेट से जुड़ा हुआ है ना। ऐसा नहीं है स्टेट अलग है और रिलीजन अलग है। स्टेट कभी कभी इंश्योर करेगा कि जो भी रिलीजन होंगे, अदर जितने भी रिलीजन्स हैं 1 2 3 4, सबको प्रमोट करने की कोशिश करेगा, सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो हम नाइदर रिलीजियस नॉर इरिलीजियस बट नॉन रिलीजियस इन कैरेक्टर। हम रिलीजियस भी नहीं है और नॉन रिलीजियस भी नहीं है, हम नॉर रिलीजियस भी नहीं है, बाकी हम क्या है, नॉन रिलीजियस इन कैरेक्टर, कि हम स्टेट और रिलीजन को एक साथ मानते हैं और इसको हम प्रमोट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? वी फॉलो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अभी क्या होता है, कभी अदर कंट्रीज में क्या होता है, जैसे प्रेसिडेंट या पीएम का इलेक्शन होना है, तो हम क्या करते हैं, अदर कंट्रीज़ में जो भी पूरी पॉपुलेशन रहती है वो डायरेक्टली क्या करती है, वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को वोट करके और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बना देती है, जैसे प्रेसिडेंट बनाती है वहाँ पर। लेकिन हम क्या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं कि जो पीएम रहता है उसका इलेक्शन कैसे होता है, जो एमपीज़ का इलेक्शन होता है। जैसे हमारे देश में अलग अलग छोटे छोटे रीजन में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी गई हैं, ये छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी चुनेंगे हम एक एक सिंगल, और ये सारे एमपी जाकर कहाँ, पार्लियामेंट में बैठेंगे। और जो एमपी जिस भी पार्टी के एमपी ज़्यादा होंगे, जिनकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पर मेजोरिटी जिनकी होगी, उसी जो रूलिंग पार्टी जो पार्टी रहेगी उसी पार्टी का पीएम बना दिया जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट हम पीएम, देखो पीएम का फेस तो होता है चुनाव में, लेकिन डायरेक्टली हम पीएम को वोट नहीं करते, हम अपने रीजन से अपने जो रीजन होता है और जो भी पार्टी है उसको हम वोट देकर यहाँ से अपने रीजन से एक एमपी भेजते हैं। तो हर एक रीजन का एमपी यहाँ पर जाके मिलता है, और जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जो मेजोरिटी में होते हैं, उनकी जो पार्टी है उसका पीएम बना देते हैं। ये हमारा नेचर है, इस तरीके की हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। इसके बाद क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या है, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड नॉट इनहेरिटेड। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, जो किंग होता था उसने जो बोल दिया वही रूल बन गया, है ना। लेकिन अब डेमोक्रेसी आ गई है, हम मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या कर दिया, जो भी रूल बनाया जाएगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा जैसे भी कोई भी रूल भी बनाया है तो रूल जो होगा वही किंग होगा, है ना। हम जो हेड ऑफ स्टेट चुनेंगे, जो भी हम पीएम चुनेंगे या सीएम चुनेंगे, वो हमारे द्वारा इलेक्टेड किया गया होगा, हम वोट देकर उसको बनाएंगे, ना कि वो खुद राजा बन जा रहा है, ऐसा नहीं है। और उसको हम हटाने की भी क्षमता रखते हैं, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। यदि उसने कुछ गलत किया है या सही से काम नहीं किया है तो उसको पेनल्टी के रूप में हम क्या हटा देंगे, अगले दूसरे पीएम को बनाएंगे, दूसरा नेता चुनेंगे। ऐसा हमारी रिपब्लिक कहती है, हमारा रिपब्लिक कैरेक्टर है। अब हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। जैसे देखो अभी हमने 5 समझ लिए ना। पहला क्या था, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है जस्टिस। जस्टिस हमें कैसा मिलना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए हमारे पास, सोसाइटी में हमारे पास जस्टिस की मतलब संभावना हो। और उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस, पैसे को लेकर हमारे पास जस्टिस होना चाहिए। और पॉलिटिकल फेयरनेस फॉर ऑल। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब हमें इलेक्शन में खड़े होने की, हर एक आदमी को इलेक्शन में खड़े होने की क्षमता होती है, वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, उसका अधिकार होता है और वो वोट दे सकता है। मतलब वोटिंग राइट भी इसी में जोड़ा गया है कि भाई जो भी जस्टिस रहेगा, पॉलिटिकल जस्टिस, उसमें हमें वोटिंग का अधिकार भी होता है। तो ये जस्टिस समझ लिया, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अब लिबर्टी। अब लिबर्टी का एक बड़ा सा सिद्धांत है, लिबर्टी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम डिफाइन करते हैं। इसमें हम देखते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट, हम कुछ भी सोच सकते हैं, हमारे पास थॉट की फ्रीडम है, एक्सप्रेशन की, हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो भी बिलीफ है, हम कोई भी रिलीजन में बिलीव कर सकते हैं, हम कोई भी वर्शिप कर सकते हैं, किसी भी भगवान को मान सकते हैं, ये हमारे पास लिबर्टी होती है। बशर्ते एक इसमें एक वो एक्सेप्शन है कि बस कंट्री को
जिस चीज़ से नुकसान ना हो उतना हम कर सकते हैं, हमारे पास लिबर्टी है। इक्वालिटी क्या है? इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरी सिटीजन। जो भी स्टेटस रहेगा हमारी सोसाइटी में वो इक्वल ही माना जाएगा। अनटचेबिलिटी हटा दी हमने, कोई भी अनटचेबल नहीं होगा, और बाकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएंगी सबको अपने अपने अकॉर्डिंग। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ST SC OBC इनको आरक्षण मिलता है। ये सब चीज़ें तो अलग हैं, वो स्टेट के ऊपर होता है कि वो कैसे उसको डील करते हैं। वो उनके पास भी, स्टेट के पास ये सब पावर दी गई हैं। लेकिन इक्वलिटी ओवरऑल हमें इक्वलिटी स्टेटस में मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी रहेंगी उसमें इक्वलिटी मिलेगी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। बाकी अगला है फ्रेटर्निटी। अब फ्रेटर्निटी क्या है? फ्रेटर्निटी है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारे की भावना हम लोग रखेंगे। कैसे? अगर भाईचारे की भावना नहीं रहेंगे, एक दूसरे रिलीजन से भाईचारे की भावना नहीं रखेंगे तो क्या होगा? हमारी जो देश बनाया गया है वो उसमें टुकड़े टुकड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई किसी ने बोला हम लैंग्वेज के ऊपर रिवीजन कर लेंगे, हम अपना देश बनाएं। जैसे अभी भी कई चीज़ें हो रही हैं ना देश में, जैसे कोई बोल रहा है कि हमारी लैंग्वेज है तो हम हमारे स्टेट में आ रहा है तो हमारी लैंग्वेज बोल रहा है, साउथ में ऐसा चल रहा है। तो ये सब, अब अगर ऐसी पावर ना होती, हमने बोला ना होता कि भाई हम भाईचारे की भावना ना रखें, तो क्या होगा? जो लैंग्वेज पे वो डिवाइड हो जाएंगे, रिलीजन में वो डिवाइड हो जाएंगे, तो ऐसे कर करके अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। तो यूनिटी हमें बनानी है, मतलब पूरे देश को इकट्ठा करके रखना है, तो हमें क्या? फ्रेटर्निटी की ज़रूरत होगी, हमें ब्रदरहुड की ज़रूरत होगी, भाईचारे की ज़रूरत होगी। ठीक है, क्या है? प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इंश्योरिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की इंटीग्रिटी और यूनिटी के लिए हमें फ्रेटर्निटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब इसमें हमने देखो सब कुछ पढ़ लिया है, जितना भी कंटेंट था, और आखिर में क्या है उसका? इनेक्टिंग क्लॉज। इनेक्टिंग क्लॉज क्या है? 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये कहाँ पे दिए रखा है? हमारे प्रीएम्बल में। इसके अलावा 42nd अमेंडमेंट हुआ, जिसमें क्या हुआ? 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड 42nd अमेंडमेंट में जोड़े गए। ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें थी कि नहीं थी, ये सब ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं अब, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमें समझ में आएगा कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो हमें समझ में आया है कि नहीं आया। तो सबसे पहला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वर एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन आ गया। अब 42nd अमेंडमेंट में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे? तो हमें पता है सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, मतलब सारे, है ना, जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं ये सारे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं। अब दूसरा क्या है? द प्रीएम्बल इज कंसिडर्ड अ गाइडिंग लाइट फॉर। प्रीएम्बल एक गाइडिंग लाइट किसके लिए कंसिडर होता है? जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। अब इसमें तीनों ही हैं। जुडिशरी के लिए भी बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, प्रीएम्बल है। द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव, तीनों के लिए ही ये एक गाइडिंग लाइट प्रोवाइड करता है। इसके बाद प्रीएम्बल से और है, द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज हेल्ड इन विच केस। तो हमारे प्रीएम्बल को लेकर कुछ केसेस भी हुए थे। ठीक है, रिसेंट में जो केसेस हुए थे, सबसे पहला केस हुआ था केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989, यही कुछ था। तो इसमें केहर सिंह ने बोला कि जो हमने पहली लाइन लिखी है प्रीएम्बल में, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये इसको पावर कहाँ से मिलती है? सोर्स कहाँ से है? पीपल से। तो हम इसको बदल भी सकते हैं, हमारे पास इसको बदलने की भी पावर है। तो जो केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ये इसको लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। जो हमारा प्रीएम्बल है उसको हम लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते। ये एक लीगल फिक्शन है। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया इसमें वो पूरा इन्फोर्स कर सकें सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक लीगल प्रिंसिपल है और लीगल फिक्शन है, जिसमें हमें गाइडिंग लाइट दी गई है, जैसे जुडिशरी के लिए, लेजिस्लेचर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, कि हाँ भाई इस चीज़ को देख के चलना है, इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। लेकिन अगर कोई नहीं करता और उसको पूरा फॉलो नहीं करता, तो उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई इसको हमें इन्फोर्स करो, ये हमारे प्रीएम्बल का वायलेशन है। तो प्रीएम्बल के वायलेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। केवल प्रीएम्बल जो है वो एक लीगल फिक्शन है। ठीक है, ये कह के इन्होंने इस केस को बंद कर दिया। इसके बाद एक केस और हुआ, बेरूबारी केस, है ना। बेरूबारी फेमस केस है, सुना ही होगा। बेरूबारी केस में क्या बोला कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है।
तो उसमें ये केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये केवल इसको गाइडिंग प्रिंसिपल देख सकते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद फेमस केस हुआ, मोस्ट फेमस केस, केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस में क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने ये जो अपने पुराना बेरूवारी केस का जजमेंट था उसको क्वेश्चन करके उसको हटाकर बोला कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे प्रीएम्बल का पार्ट है, प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन इसको लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते। ये एक लीगल फिक्शन है, इसमें जो भी वर्ड दिए गए हैं उसको लेकर हम कॉन्स्टिट्यूशन में और सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर जा नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन क्या था, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज हेल्ड इन विच केस। अब समझ में आ गया होगा, केशवानंदा भारती केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। उसके बाद है व्हाट डज रिपब्लिक इम्प्लाई इन द प्रीएम्बल। अब रिपब्लिक का मैंने बताया था कि रिपब्लिक का मीनिंग क्या होगा, इसमें है द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, स्टेट हैज़ नो रिलीजन, स्टेट इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स और द स्टेट अलाउज ओनली वन पार्टी। ये सब तीनों जजमेंट जो तीनों बातें हैं ये गलत हैं। द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है, लोगों के द्वारा चुना जाएगा हेड ऑफ स्टेट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए, ये हमारा प्रीएम्बल का पूरा जो लेक्चर था वो ख़त्म हो गया है। इसमें हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, जितना भी कंटेंट था वो हमें अच्छे से हमने पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।